हिंदी के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग उपसर्ग के बारे में पढ़ लिया जाए, क्योंकि आपकी परीक्षा में यह 2 अंक आपको दिला देता है। प्यारे बच्चों, उपसर्ग यदि कहा जाए तो कुछ ऐसे शब्दांश हैं जो किसी पूरे शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कई तरह के परिवर्तन ला देते हैं। तो आपको क्या लिखना है उपसर्ग के बारे में कि कुछ ऐसे शब्दांश हैं जो किसी पूरे शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कई तरह के परिवर्तन ला देते हैं। प्यारे बच्चों, अपने में वे सार्थक नहीं होते, यानी ये जो प्रत्यय शब्द होते हैं वे अपने में सार्थक नहीं होते, पर जिस शब्द के पहले होते हैं उनमें एक चमक अर्थात विशेषता ला देते हैं। जिन शब्द के पहले ये प्रत्यय जुड़ते हैं उनमें वो चमक यानी विशेषता ला देते हैं। प्यारे बच्चों, अंत में आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप पूरे उपसर्ग को जान लेंगे कि कौन से उपसर्ग हैं और कैसे उनका प्रयोग किया जाए, तो अंक आपके सर्वाधिक प्राप्त होने वाले हैं। तो आइए देखा जाए कि कौन से और कितने उपसर्ग आपके होते हैं। हिंदी और संस्कृत के उपसर्गों की यदि बात कही जाए तो कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो एक समान ही हैं और एक ही लगभग अर्थ भी देने वाले हैं। जैसे यदि आ कहा जाए तो संस्कृत में आपके आ और वही हिंदी में भी आ है, यानी दोनों में समान ही है। दूसरा शब्द कहा जाए तो अध और वही अध यहां भी है। फिर अन, जो संस्कृत में अन है वही हिंदी में भी अन है। अगला यदि शब्द कहा जाए तो दु या दुर, वही हिंदी में भी दु है। तो इस प्रकार यदि प्यारे बच्चों कहा जाए तो आपके हिंदी और संस्कृत के लगभग जितने भी उपसर्ग हैं वे समान हैं। सीधे सीधे यदि कह दिया जाए तो हिंदी के अपने स्वतः उपसर्ग नहीं हैं। उपसर्ग संस्कृत भाषा की विशेष उपलब्धि है, यानी जो संस्कृत भाषा की यह जो उपसर्ग है इन्हीं की यह विशेष उपलब्धि है। हिंदी में उपसर्गों का कोई विशेष योगदान नहीं है, ना ही उर्दू और फारसी या अंग्रेजी के कुछ मिले हैं। तो हिंदी के जो उपसर्ग कहे जाते हैं वो संस्कृत के प्रायः विकृत रूप हैं। विकृत रूप का मतलब ये है कि थोड़े से बदलाव के साथ उन्हें अपना लिया गया है। इसीलिए कभी कभी ये कह दिया जाता है प्यारे बच्चों कि जो संस्कृत के शब्द हैं वे तत्सम शब्द हैं। क्या है? तो यही आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। तो ये क्या है? तत्सम शब्द हैं। और हिंदी के जो शब्द हैं, हिंदी के शब्दों के लिए कह दिया गया कि ये तत्भव हैं, तत्भव शब्द हैं। कौन से हैं? तत्भव शब्द हैं। और ये कौन से हैं? तत्सम शब्द हैं। कौन? संस्कृत के। तो ये अंतर दोनों में पाया जाता है। आइए देख लिया जाए। वैसे कहा तो ये जाता है कि संस्कृत में 22 है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है।
और हिंदी में उपसर्गों की संख्या 14 है। वहीं यदि उर्दू की बात कही जाए कि उर्दू में कितने हैं, तो उर्दू में 9 माने जाते हैं। उर्दू में 9 माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आपको जिस ट्रिक की बात कह रहे थे कि आपको अंत में जिस ट्रिक की बात कर रहे थे प्यारे बच्चों, वो हमें कहाँ मिलेगी? तो हमें अपने इस चैनल पे, अपने इसी चैनल पे वह मिल जाएगी। अपने इसी चैनल पे मिल जाएगी और हम सभी को ये चाहिए प्यारे बच्चों कि अपने इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब किया जाए और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है उसके लिए आपको कमेंट जरूर करना चाहिए और इन कमेंटों के आंसर भी आपको उसी समय दे दिए जाते हैं जिस समय आपका यह कमेंट आता है। तो आइए देखा जाए कि कौन सी वह ट्रिक है जिसमें ये पूरे आपके जितने भी उपसर्ग आपके हैं, जितने भी आपके उपसर्ग हैं, चाहे वो संस्कृत वाले हों, संस्कृत के 22 हों, चाहे वो हिंदी के, चाहे वो हिंदी के 14 हों और चाहे उर्दू के 9 हों, इन सब की आइए पोस्टमार्टम किया जाए। तो आपको लिखना है दू उ नी बिन भर सा सु, दुकूनी बिन भर सासु, और इसके साथ लिख लेना है अभी नु पद्धति। सिर्फ इतने ही आपको लिखने हैं, यही आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और इन्हीं से आपके संस्कृत के 22, हिंदी के 14 और उर्दू के 9 उपसर्गों को हम जान लेते हैं। आइए एक एक को तोड़ के देखा जाए कि कौन कौन से होंगे। तो अभी से पहले तो आ, फिर अभी, अभी, फिर आनु, फिर अप, फिर आधी, आती, आती ना, और फिर आप देखें तो फिर आप देखें तो आगे आपने लिखा ही है, पीछे आइए आपको दिखाते हैं कि दू कूनी बिन भर सा सु। इन्हीं से आपके पूरे के पूरे उपसर्ग हो जाते हैं। इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा वो हम अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाए।